अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है, जो कि हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ के डेरिवेशन को चेक किया। हमने देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिकल फोर्स एग्जिस्ट करती है। हमने प्रॉपर उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया कि अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन मौजूद है तो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा। अब एक्चुअल मेन काम कूलम्स लॉ में यही था कि इलेक्ट्रिकल फोर्स को चेक करना, उसको स्पेसिफाई करना, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना। फोर्स एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी एग्जिस्ट करती है, साथ ही साथ उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया, जो कि हमारे पास इस फॉर्म में आया था कि कूलम्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर की फॉर्म में। हमने इस मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लिया कि दो सिमिलर या ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू कैसे एग्जिस्ट करती है। आज हमने डिस्कस करना है उसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को, कि हम अगर वहाँ पे डिफरेंट चार्जेस को ले रहे हैं तो वो जो सिमिलर या ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से फोर्स को एग्जर्ट करेंगे, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को किस डायरेक्शन में एग्जर्ट करेंगे। अब ये एक्चुअली जो मेजर हम कहें कि इम्पॉर्टेंस है जो वेक्टर फॉर्म की, वो यही है कि हम इस वेक्टर फॉर्म को यूज़ करके जितनी उन चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं, और जिसको दूसरे लफ्ज़ में हम यही कहते हैं कि उनमें अट्रैक्शन हो रही है या रिपल्जन हो रही है, और वो अट्रैक्शन रिपल्जन किस वजह से होती है, फील्ड लाइंस की वजह से ही होती है। तो अब हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास सिमिलर या ऑपोजिट चार्जेस है तो हम उसमें फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि ये फिगर नंबर 1 है जिसमें हमारे पास दो सिमिलर चार्जेस हैं Q1 और Q2 की फॉर्म में। अब जाहिर सी बात है कि दोनों लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस के दरमियान में हमेशा रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करती है, या जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो इतनी मैक्सिमम फॉर्म में होगी कि वो चार्जेस एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे। अब Q1 अगर एक पोजीशन के ऊपर लोकेट है और कुछ फासले के ऊपर एक सेपरेशन डिस्टेंस R के लिहाज से दूसरा चार्ज Q2 मौजूद है, दोनों पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हैं हो सकते हैं, यहाँ पे दोनों केसेस हो सकते हैं। लाइक चार्जेस की बात हम फिलहाल कर रहे हैं। लाइक में दोनों आप पॉजिटिव को भी कंसिडर कर सकते हो, नेगेटिव को भी कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया फर्स्ट फिगर में दो पॉजिटिव चार्जेस को, दो लाइक चार्जेस को। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव फॉर्म में होगी या रिपल्सिव कूलम फोर्स वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो जब रिपल्सिव फोर्स होगी तो जब हम Q1 की बात करेंगे हम ये कहेंगे कि Q2 Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा ताकि Q2 उससे रिपेल हो जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें तो हम ये कहेंगे कि Q2 भी या Q2 जो चार्ज है उसके ऊपर भी फोर्स ऑफ रिपल्जन एग्जिस्ट करेगी, और वो एग्जर्ट करेगा कौन, Q1 चार्ज। यानी कि Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा ताकि वो उससे रिपेल हो जाए, वो उससे दूर चला जाए। और दूसरे लफ्ज़ों में हम अगर इनको कंबाइन करके डिस्कस करें तो हम ये कहेंगे कि दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करें, उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। उनकी डायरेक्शन क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स है, ऑटोमेटिकली दोनों एक दूसरे से अवे मूव करेंगे। तो Q1 फोर्स के ऊपर जो डायरेक्शन है वो हम कहेंगे कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ऑटोमेटिकली जब हम दूसरे की बात करेंगे हम कहेंगे कि उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। अब इसको इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। जनरली सी बात है तो फोर्स से हम उसको F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन दोनों सेपरेट चार्जेस की जब हम बात करेंगे, दोनों सेपरेट चार्जेस के दरमियान या उनमें जो फोर्स प्रेजेंट है उनको सेपरेटली जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है। अगर हम लेट्स सपोज सबसे पहले Q1 चार्ज की बात करें, हम कहेंगे हम फोर्स को F की फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफाई करें कि ये फोर्स किस तरीके से एग्जर्ट हो रही है तो उसको मेंशन करने का तरीका ये है कि जैसे कि Q1 चार्ज है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है कौन सा चार्ज, Q2, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F12 की फॉर्म में, यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2, ठीक है। या दूसरे लफ्जों में आप कहोगे कि फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाइड फ्रॉम चार्ज Q2 ऑन द चार्ज Q1। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेते हैं F12, यानी फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट चार्ज बाय द सेकंड चार्ज। सिमिलरली अगर आप दूसरे की बात करोगे, आपका क्या यहाँ पे मेंशन करोगे कि इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाय द चार्ज Q1, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे F12 के साथ, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन को हमने बता दिया, दोनों एक दूसरे से रिपेल करेंगे। F12 की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो Q1 चार्ज या जो F12 है उसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। सिमिलर केस अगर हम कंसिडर करें ऑपोजिट चार्जेस के लिए, दो ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास या दो ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज हमारे पास हैं, जैसा कि हम अगर एक चार्ज को Q1 का नाम दें, दूसरे को हम नाम देंगे -Q2 से रिप्रेजेंट करेंगे।
अब ऑपोजिट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करेगी। ये अट्रैक्टिव फोर्स इस तरीके से होगी कि दोनों चार्जेस एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे, उनमें फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ इतनी होगी कि वो चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। और इनकी अट्रैक्शन से क्या होगा, हम ये कहेंगे कि Q1 चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा Q2 के ऊपर ताकि वो उसके करीब आ सके। सिमिलरली उतनी ही मैग्नीट्यूड के साथ Q2 फोर्स अप्लाई करेगा Q1 के ऊपर ताकि वो उसके करीब आ सके, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें। तो अब अगर हम उसी फोर्स को स्पेसिफाई करें तो हम ये कहेंगे कि Q1 चार्ज जो फोर्स अप्लाई करेगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे F12 से। क्यों, ये रिप्रेजेंट हो रही है Q1 से, यानी 1 के ऊपर अप्लाई हो रही है, किसकी वजह से, Q2 की वजह से, हम लिखेंगे F12। सिमिलरली अगर आप दूसरे की बात करोगे, आप ये कहोगे कि Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, किसकी वजह से, Q1 की वजह से, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे F21 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स है तो हम इसके डायरेक्शन के लिए स्पेसिफिक जो यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि जनरली हम उसमें यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं किसी भी एक वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम कहेंगे उस फोर्स की वैल्यू F12 है और उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, R12। सिमिलरली F21 फोर्स के लिए जो यूनिट वेक्टर जो उसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R21 के साथ। ये जनरली हमने देख लिया कि दो अगर सिमिलर या ऑपोजिट चार्जेस हैं तो उनमें फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अब इसकी जनरल फॉर्म को चेक कर लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले ये बात कि उनमें मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दोनों की हम क्वांटिटेटिव फॉर्म को यहाँ पे एक्सप्रेस कर लेते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं F12 की। F12 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कूलम्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R² इनटू R12 यूनिट वेक्टर। यानी कि यहाँ पे हम डिफाइन करें Q2 चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है जिसको F21 का नाम दिया है, और साथ ही साथ हमने उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हमने उसके यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर दिया। ये जो यूनिट वेक्टर है ये स्पेसिफिक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हम कहेंगे कि यहाँ पे ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो कि 1 से 2 की तरफ है। ठीक है, ये प्रॉपर वो हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चार्ज की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसको हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं F12। ये कौन सी फोर्स है, ये चार्ज Q1 के ऊपर अप्लाई होने वाली वो फोर्स है जो Q2 की वजह से हुई। ठीक है, इट इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए F12 यानी 1 के ऊपर अप्लाई हुई 2 की वजह से, तो 1 2 एंड पे आप लिख लोगे। उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा कि Q1 Q2 बाय R का स्केयर या R21 का स्केयर, और साथ उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा R21। ठीक है, अब हमें मालूम है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। इसको कंपेयर करने के लिए या ऑपोजिट डायरेक्शन के लिहाज से जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस इक्वेशन 1 की फॉर्म में आप इसको ले सकते हो, F21 को F12 के इक्वेशन 2 का नाम दे सकते हो। जब डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऑटोमेटिकली ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि R21 और R12 दोनों के मैग्नीट्यूड एक्चुअली सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि R21 इज इक्वल टू माइनस R12, यानी वहाँ पे माइनस का साइन क्या इंडिकेट करे कि डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट है। तो आप लास्ट वाले जो ये जो हमने इक्वेशन F12 की लिखी है इसमें आप R21 की जगह माइनस R12 लगा सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में आप माइनस को बाहर शिफ्ट कर दो तो ये रिलेशन आ जाएगा माइनस के Q1 Q2 बाय R², ये R12 का स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा R12 यूनिट वेक्टर। अब अगर आप इसको इक्वेशन 1 के साथ या F21 वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो दोनों की वैल्यू सिमिलर आ रही है। हम यहाँ पे माइनस को बाहर कॉमन लेके अंदर वाली वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर रख के हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं F21 के साथ। तो हमारे पास फाइनल रिलेशन क्या आ गया, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये चीज़ हमें क्या बता रही है कि जब हम यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं और ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर सिमिलर चार्जेस हैं या ऑपोजिट चार्जेस हैं तो उनमें इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू हमेशा मैग्नीट्यूड सेम देती है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तो उसको यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर लिया, यहाँ पे हमने उसको प्रॉपर रिलेशंस के थ्रू स्पेसिफाई करके बता दिया कि F21 की वैल्यू माइनस F12 के बराबर हो सकती है या F12 माइनस F21 के बराबर आ सकता है। अब यहाँ पे ये जो साइन आता है ना प्लस या माइनस का, ये जो माइनस का साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वहाँ पे फोर्स की नेचर को डिस्कस कर रहा है कि फोर्स एक्चुअली किस फॉर्म में है, अट्रैक्टिव फॉर्म में होगी या रिपल्सिव फॉर्म में होगी। साथ ही साथ ये रिलेशन, ये जो फाइनल रिलेशन है ये हमें ये भी बताता है कि ये रिलेशन कूलम्स लॉ की ये जो फॉर्म आई है ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी ओबे करवा रहा है।
न्यूटन थर्ड लॉ में क्या होता है कि फोर्सेस एक्चुअली मैग्नीट्यूड में बराबर हो सकती हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं। तो यही बात हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर ली कि ये जो हमारे पास फाइनल रिलेशन है ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, ये इम्प्लाई ये कर रहा है कि कूलम्स लॉ थर्ड लॉ या थर्ड लॉ की स्टेटमेंट को यहाँ पे ओबे करा रहा है। ठीक है, ये तो था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।